नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। चलिए बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की सदस्य अपर्णा यादव गुरुवार को वृंदावन पहुंची और जंग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में विधि विधान पूर्वक उन्होंने पूजा अर्चना किया। उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन, सेवायात गोस्वामियों के सानिध्य में किए। पत्रकारों से बातचीत में अपर्णा ने कहा कि ब्रज आकर बांके बिहारी के दर्शन उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने देश में अमन, चैन और आगामी 2027 में भाजपा की प्रचंड विजय की कामना की। एसआईआर और कानून व्यवस्था पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने विपक्ष और जनसंख्या नियंत्रण नीति पर टिप्पणी दी। दर्शन के दौरान अपर्णा ने ठाकुर जी के विग्रह को लंबा समय निहारते हुए विश्व कल्याण की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में उनकी सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात थी और सेवायात गोस्वामियों ने उन्हें प्रदाशी और अंग वस्त्र भी भेंट किए। समस्त लोगों के लिए, अपने देश हित के लिए, अपने प्रदेश हित के लिए और 2027 में भी डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए मैंने बिहारी जी के दर्शन किए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की अश्लील भाषा का प्रयोग करेगा और जो भी व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा जिसमें माताओं को, बहनाओं को एक ऐसे स्तर से दिखाया जाएगा कि जो कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उस पे महिला आयोग ने बहुत ही सख्त संज्ञान लिया है। मैंने बहुत सख्त संज्ञान लिया है। प्रदेश सरकार का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस पूरे कार्य के लिए जो है इस शो को रुकवाया है। पहले भी रुकवाया था और अभी समस्त लोगों के लिए। कोखराज थाना क्षेत्र के सिंधिया में तेज रफ्तार दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बिना देर किए तीनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भिजवाया गया। डॉक्टरों के अनुसार घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया जा सकता है। फिलहाल हादसे की जांच जारी है और आखिर टक्कर कैसे हुई और किसकी गलती थी, इस पर भी जांच शुरू है। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है। इसी अभियान के दौरान प्रीत विहार में चेकिंग कर रही पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में एक बदमाश शाहिद उर्फ शहजाद घायल हो गया है, जबकि उसका साथी मौके से भाग निकला। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, चांदी के सिक्के, आभूषण, नकदी और बाइक भी बरामद की है। शाहिद पर पहले से करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और हापुड़ नगर में चोरी की वारदात को भी वो अंजाम देता रहता था। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। आज रात्रि करीब 10:15 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मोदी नगर से प्रीत विहार जाने वाले रास्ते पर संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास करने पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ किए गए फायर में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम शाहिद उर्फ शहजाद, जो कि करीमपुरा का रहने वाला है। उसके पास से थाना कोतवाली नगर से कुछ समय पूर्व हुई चोरी की चांदी की पाजेब, चांदी के सिक्के, नकदी इत्यादि बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त उसके पास से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त पर पूर्व में ही लगभग 1 दर्जन चोरी इत्यादि के मुकदमे पंजीकृत हैं। अमरोहा में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला रीना बेगम को गिरफ्तार कर लिया है, जो कई सालों से फर्जी दस्तावेज बनवाकर यहां रह रही थी। जानकारी के मुताबिक रीना नेपाल के रास्ते भारत आई थी और करीब 6 साल पहले धनौरा के रहने वाले राशिद से शादी की थी। शादी के बाद वो लंबे समय से सऊदी अरब में ही रह चुकी हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि रीना बेगम अमरोहा में फर्जी कागजों के आधार पर रह रही थी। हाल ही में रील बनाने के दौरान उसकी हरकतों पर शक हुआ और पूछताछ में पूरा मामला उजागर हो गया। अब एजेंसियां ये पता कर रही हैं कि वो नेपाल के रास्ते भारत में कैसे घुसी और किसने उसकी मदद की थी।
अगली खबर बुलंदशहर से आ रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और एक मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों आरोपी कई मंदिरों से घंटा चोरी की वारदातों में शामिल थे। मुठभेड़ के दौरान हाथरस का बदमाश ताज मोहम्मद पैर में गोली लगने से घायल हो गया है और उसके साथी भूरा को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल ताज मोहम्मद को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने डिबाई कोतवाली क्षेत्र में 4 घंटे तमंचे, कारतूस और बाइक जैसी अन्य वस्तुएं भी बरामद की हैं। अधिकारियों के अनुसार ये दोनों कई मंदिरों में चोरी की घटनाओं में शामिल पाए गए हैं। पुलिस का यह ऑपरेशन क्षेत्र में अपराध को रोकने और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के उद्देश्य से जारी है। आज दिनांक 12 दिसंबर को थाना डिबई पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी। तभी बाइक में 2 व्यक्ति सवार पुलिस की चेकिंग को देख पीछे की ओर मोड़ गए। पुलिस ने जब इन्हें रोकने का इशारा किया और तेजी से भगाकर सूरजपुर नहर की तरफ अपने बाइक को मोड़ लिया और यहाँ पर जब पुलिस से घिरता हुआ देख इसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग खोल दी। आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान ताज मोहम्मद जो कि जनपद हाथरस का रहने वाला है तथा दूसरे व्यक्ति की पहचान हमू जो कि जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके ऊपर 18 से ऊपर अधिक मुकदमे दर्ज हैं तथा जनपद बुलंदशहर अथवा अन्य जनपदों में इन्होंने मंदिरों में कई प्रकार की चोरियां की हैं। घटनास्थल से एक बाइक, एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं कुछ घंटे बरामद हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा घायल को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। आज दिन हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। साई कंस्ट्रक्शन कंपनी के मिक्सर मशीन में काम करते समय एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा मिक्सर मशीन से गिरने के कारण हुआ। मौत की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन तुरंत मिक्सर प्लांट पहुंचे और वहां हंगामा कर दिया। घटनास्थल पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद रहे और मृतक के परिजनों को शांत कराने का प्रयास किया गया। अधिकारियों ने मौके पर जाकर परिजनों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। घटना ने क्षेत्र में खलबली मचा दी और कंपनी में सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। बांदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी सरकार के निर्देश के तहत प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बांदा पुलिस ने देर रात पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देश पर शहर के होटल, ढाबे, झुग्गियां और झोपड़ियों में अभियान चलाकर लोगों की जानकारी जुटाई गई। सभी कामगारों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने पर जोर दिया। आम नागरिकों से भी किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना देने की अपील की गई है। यह अभियान शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आज 10 दिसंबर 2025 को समस्त थाना क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत होटलों, सार्वजनिक स्थानों, झुग्गी झोपड़ियों, डेरों, विश्राम गृहों आदि का पुलिस द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। अभी तक अभियान के तहत कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आज 10 दिसंबर 2025 को समस्त थाना क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत होटलों, सार्वजनिक स्थानों, झुग्गी झोपड़ियों, डेरों, विश्राम गृहों आदि का पुलिस द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। अभी तक अभियान के तहत कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आज 10 दिसंबर मेरठ से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। एक प्रतिष्ठित स्कूल के संचालक और आरएलडी के प्रदेश महासचिव कलकजीत सिंह को ईमेल के जरिए 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है उनसे। बदमाशों ने बेहद सिस्टमैटिक तरीके से 3 मिनट के भीतर 3 ईमेल भेजे। पहले में धमकी भरा लेटर था, दूसरे में हथियारों की तस्वीरें थी और एक अकाउंट नंबर और तीसरे में रंगदारी मांगने की ऑडियो क्लिप थी।
बदमाशों ने साफ कहा कि बहुत पैसे कमा लिए, अब दान करो, नहीं तो गोली तेरा इंतजार कर रही है। ईमेल में दावा किया गया कि उनकी जन्म कुंडली तक निकलवा ली गई है और पैसे न देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। हालांकि जिस कर्नाटक बैंक अकाउंट की बात ईमेल में लिखी गई उसकी स्पेलिंग तक गलत है, जिसमें कई जगह इस गैंग की औपचारिक हरकतें भी सामने आई। कलकजीत सिंह ने तुरंत पुलिस से शिकायत की और अब साइबर सेल धमकी देने वालों ईमेल के आईपी और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। कल सुबह 9:53 से 9:57 पर 9:53, 9:55 और 9:57 पर 3 ईमेल्स आए हैं, जिसके अंदर मतलब सुबह ईमेल आए और मैं शाम को उन ईमेल्स को, मैं जब खाली समय मिला लगभग रात को 8:30 बजे के आसपास मैंने उन ईमेल्स को खोला, क्योंकि वो स्कूल की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आए थे। तो उसके बाद जब मैंने उन्हें खोला तो उनके अंदर धमकियां थी। पहले ईमेल के अंदर लिखित में धमकी थी और जिसके अंदर लिखा था कि बहुत पैसे कमा लिए हैं, अब 10 लाख रुपए आप मुझे भेजो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। उसके साथ ही उसी ईमेल में एक और फोटो थी जिसके अंदर कट्टे और कारतूस उसके अंदर उन्होंने भेजे हुए थे। दूसरी ईमेल आईडी में ऑडियो रिकॉर्डिंग में धमकी भेजी हुई थी, जिसके अंदर यही बात कही गई थी कि तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली हमारे पास है, तुम्हारी पूरी फील्डिंग हमने देख ली है और इतनी गोली मारेंगे कि पता नहीं चलेगा। और उसके बाद तीसरी ईमेल के अंदर एक खाता कर्नाटका बैंक का जो उसके अंदर लिखा हुआ है, तो वो खाता नंबर और कर्नाटका बैंक लिखकर उसके अंदर भेजा हुआ है कि इस पर आप पैसे ट्रांसफर करो। अच्छा, क्या कुछ ऐसा भी लिखा है कि भाई पहले भी उस तरह की घटनाएं कारित कर चुके हैं? हाँ, ये जाने की धमकी वगैरह जी, उसमें लिखित में ये धमकी लिखी हुई है कि अगर पुलिस में जाएंगे तो ट्रेलर जल्दी दिखा दिया जाएगा और पुलिस में जाने पर जान से मार दिया जाएगा। और ये भी लिखा है कि पहले जिससे भी पैसे मांगे हैं उसे पैसे देने पड़े हैं। वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नशीले कप सिरप कांड में ईडी ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर, सहारनपुर समेत कई जिलों में छापेमारी की गई है। इसके अलावा रांची और अहमदाबाद में भी टीमों ने दबिश दी है। ईडी का विशेष टीम नशीले कप सिरप की अवैध खरीद, बरोख्त और काले धन की गतिविधियों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ले रही है। कई स्थानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई उन नेटवर्कों पर केंद्रित है जो प्रतिबंधित दवाओं की अवैध सप्लाई में शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई का दायरा और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे संवाददाता वाराणसी से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, ईडी ने नशीले कप सिरप की जो छापेमारी की है, जो अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, क्या कुछ इस पे अपडेट है? किन जगहों पर ये छापेमारी हुई है? जी बिल्कुल बता दें, नकली कप सिरप की अवैध तस्करी और काले धन के रोकथाम के लिए आज वाराणसी में ईडी की टीम ने छापेमारी की है। वाराणसी के अलावा प्रयागराज, लखनऊ की यह विशेष ईडी की टीम है जो छापेमारी की है। वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर, सहारनपुर समेत 4 राज्यों में 25 ठिकानों पर सुबह छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के दौरान वाराणसी में सरगना सोहम जायसवाल के आवास पर बादशाहबाग कॉलोनी में जिसका आवास है, उस आवास पर सुबह करीब 7 बजे ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है। छापेमारी के साथ ही हलचल दिखाई पड़ा और पूरे जिले के अलावा अन्य जिलों में छापेमारी सुबह हुई है और बड़ी यह छापेमारी बताई जा रही है। हालांकि अब तक जो है कोई उस इंफॉर्मेशन तक नहीं आ पाया कि छापेमारी के दौरान क्या पाया गया, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी द्वारा छापेमारी में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी धर्मेंद्र, इसमें कई स्थानों पे और जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं, जो दस्तावेज हैं, उसकी भी बात की गई है, तो वो कौन सी डिवाइसेज हैं और कौन से ऐसे दस्तावेज हैं? जी बिल्कुल, अगर काले धन के रोकथाम के लिए सोहम जायसवाल के करीबियों के पास लगातार कार्रवाई अब तक की जा रही है। पूर्व अभी वाराणसी में ही कुछ समय पूर्व
एक छापेमारी की गई, इसमें 2 करोड़ के अवैध कब्जे को पाया गया। और बीते 2 दिन एक छापेमारी में गोदाम में छापेमारी हुई, जिसमें 60 लाख रुपए की अवैध कब्जे को पाया गया है। तो लगातार नेटवर्क जो है बड़ा दिखाई पड़ रहा है, बड़े नेटवर्क में लगातार छापेमारी जिला प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है। इसके तहत कहीं न कहीं आशंका जताई जा रही है कि भूमि अस्पताल के करीबियों के पास बड़े पैमाने पर धन हो सकते हैं, इनसे महत्वपूर्ण साक्ष्य भी हो सकते हैं। साक्ष्यों को देखा जाए तो कहीं साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए और काले धन की वसूली के लिए ईडी की छापेमारी मांगी जा रही है। धर्मेंद्र, इतने बड़े स्तर पर ये छापेमारी हो रही है, क्या कोई सरकारी अधिकारी भी इस जांच के दायरे में आया है या कोई इसका भी नाम आया है? अब तक आपको बता दें कि छापेमारी में किसी अधिकारियों के नाम शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन यह जो है कहीं न कहीं प्रशासन है, क्योंकि यह कारोबार बड़े स्तर पर चल रहा था और पूरे प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी चलाया जा रहा था और लंबे अरसे से ये कारोबार चलते रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस पूरे कारोबार में कहीं न कहीं किसी अधिकारी की संलिप्तता भी मानी जा सकती है, क्योंकि बड़े समय से लंबे कारोबार होने के बावजूद काफी लंबा फलता फूलता यह कारोबार था और अब तक जो है प्रशासन और जिला प्रशासन के कहीं किसी तरह की गतिविधि अब तक दिखाई नहीं पड़ी। काफी लंबे समय बाद कार्रवाई हुई है। जी धर्मेंद्र, इसमें ये भी अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो प्रारंभिक जांच हो रही है उसके आधार पर कार्रवाई का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। मतलब इसमें ये नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क एक तरीके से माना जा रहा है, अगर हम देखें तो। जी बिल्कुल, बता दें कि लखनऊ, जौनपुर, सहारनपुर, वाराणसी समेत तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ पे शुभम जायसवाल के करीबियों के पास छापेमारी की जा रही है और तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ पे ऐसे लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कि पूरा अभी लखनऊ में एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के यहाँ भी आज छापेमारी हुई है। सुबह सहारनपुर राणा बंधु से आवास की छापेमारी की गई है। एक बड़ा नेटवर्क है, यूपी के कई जिलों में ऐसी छापेमारी आज हुई है और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी छापेमारी की गई है। रांची में भी आज छापेमारी हुई है सुबह। तो यह माना जा रहा है कि लंबा नेटवर्क है और लंबे नेटवर्क के साथ ही एक बड़ा जो है यह नेटवर्क है, जिसमें जो है शुभम जायसवाल करीबियों का यह लंबा एक लिस्ट दिखाई पड़ रहा है। अब इसके अलावा आलोक की रसद टाटा भी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे पहले उनको रिमांड पे लिया गया है, उनकी पूछताछ भी की जा रही है। तो उस पूछताछ के दौरान भी अहम सुराग जो है अभी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि रिमांड पे जो है लंबी पूछताछ होगी और कई और भी ऐसे राज हैं वो खुलकर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी भी साझा करने के लिए। अगली खबर नौगढ़ से आ रही है। नौगढ़ वन रेंज के महिला बीट संख्या 19 में जंगल की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित वन भूमि पर कुछ लोगों ने कच्चा मकान बनाना शुरू कर दिया था। इसकी वन अधिकारी संजय श्रीवास्तव के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरा अतिक्रमण हटाया गया। टीम ने कच्चे मकान को फावड़े से जमींदारदोज कर दिया है और पूरी जमीन को खाली करवा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान वन अधिकारी सहित कई वनकर्मी मौके पर मौजूद रहे। वन विभाग का कहना है कि वन क्षेत्र में किसी भी तरह के कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चंदौली से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वन विभाग की टीमें लगातार ऐसी जगहों पर दबिश दे रही हैं जहां अवैध कब्जे, जो वन की जमीन है उस पे अवैध कब्जे हो रहे हैं और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कच्चा मकान इस जमीन पे बनाया गया था। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अधिकारी संजय श्रीवास्तव के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हो रही है। अगली खबर बिजनौर से आ रही है। बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र के राजपुर नवादा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शराब के नशे में धुत एक चाचा ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने 2 छोटी भतीजे पर जानलेवा हमला कर दिया है। आरोपी ने पहले भतीजी की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर भतीजे को छत से नीचे फेंक दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गया था, लेकिन पुलिस ने थोड़ी ही देर में उसे गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आखिर परिवार में ऐसा कौन सा विवाद हुआ जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, ये पूरी पता लगाने की भी कोशिश कर रही है।
आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 को थाना मंडावली जनपद बिजनौर के ग्राम सभा राजपुर नवादा के रहने वाले हिमांशु पुत्र जयपाल के द्वारा पारिवारिक विवाद की वजह से अपने सगी भतीजी मानसी और सगे भतीजे मयंक के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया गया था, जिसमें दोनों गंभीर बच्चों को तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु भिजवाया गया था, जहां उपचार के दौरान मानसी की मृत्यु हो गई है तथा मयंक का उपचार हो रहा है। मयंक की स्थिति सामान्य है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जल्द ही अभियुक्त हिमांशु को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं। आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 को थाना मंडावली जनपद बिजनौर के ग्राम सभा राजपुर नवादा के रहने वाले हिमांशु पुत्र जयपाल के द्वारा पारिवारिक विवाद की वजह से अपने सगी भतीजी मानसी और सगे भतीजे मयंक के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया गया था, जिसमें दोनों गंभीर बच्चों को तत्काल। गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र की डाबर तालाब कॉलोनी में गुरुवार रात बड़ा वारदात हुई है। एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां बाइक सवार 3 युवकों ने 19 साल के शिवम उर्फ लालू को सोने में गोली मारकर सीने में गोली मारकर माफ करिएगा हत्या उसकी कर दी है। शिवम फातिमा मस्जिद के पास अपने दोस्त आफ्ताब से मिलने गया था। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी बुलेट बाइक पर आए 3 युवक पहुंचे और फायरिंग कर दी। एक गोली दीवार में लगी जबकि दूसरी सीधे शिवम के सीने में जा लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने शिवम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक शिवम के खिलाफ चोरी और बलवा के मामले भी दर्ज है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश में 3 टीमें लगाई गई हैं। अधिकारियों का यह कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। मैं स्कूल से आके घर खड़ा कर बस सो गया। 9 बजे फोन गया कि लालू को गोली मार। तो फिर मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया बोली, वहाँ मैंने देखा था एम्बुलेंस में वो मर था। पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गई और मेरा जो बेटा था वो साथ था उसके, उसको पुलिस कस्टडी में, उसे पुलिस टॉर्चर कर रही है। बार बार पता नहीं क्या क्या कह रही है, उसे छोड़ नहीं रही। वो सदमे में है लड़का। कितनी गोली मारी? 2 गोली लगी। हुआ ये है कि शाम को 7 बजे वो लड़का अपना दूध का काम करके और 7 बजे के आसपास वो घर से गया है और कहीं वो हुक्का वगैरह पीते थे। हुक्का का आजकल बच्चों को थोड़ा सा प्रचलन चल रहा है, तो 3-4 साथी उसके और बताए गए हैं। लेकिन 3 लोग आए, उन्होंने उनको आकर के हथियार के बल पे बंधक बना करके उनकी तलाशी ली और इस लड़के को गोली मारी। कितनी गोली मारी? सुनने में आया है कि 2 गोली मारी। बाकी मौके पर मैं उस समय मौजूद नहीं था, लेकिन जो जानकारी मिली है उसमें 2 गोली मारी गई है उसको और ऑन स्पॉट ही बताया गया है कि वो बच्चा खत्म हो गया। उसके साथी उसे लेकर के अस्पताल पहुंचे, वहां उसको मृत बता दिया गया। इसके बाद पुलिस वगैरह आकर के पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लिया और अभी तक जो भी पुलिस है अपना वो कर रही है जांच पड़ताल। रात में 7 बज रही थी, 2 गोली आवाज आई। मैं सोची पटाखे चल रहे, बच्चे सब चल रहे, तो मैं बाहर निकली। जब आदमी सब इकट्ठे हो गए तो गली में जब आई बाहर तो गोली चल गई बैठने। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।